बुद्ध्या विनापि विबुधार्चिदपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्ये क इच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। जिस प्रकार एक बच्चा, एक बालक जल में गिर रहे प्रतिबिंब को चांद समझकर उसे पकड़ने का दुस्साहस कर जाता है, प्रयत्न करता है, उसी प्रकार हे भगवंत, हे चरक, हे आयुर्वेद, आपसे मुझे जो भी कुछ प्राप्त हुआ है वो इतना अनूठा है, इतना प्यारा है कि मैं उसे समझकर मैं उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, उसे समझकर उसे दूसरों को देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरा ये प्रयत्न बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपको समझ पाना नामुमकिन है। ये जन्मों जन्मों की तपस्या लगेगी इसे कि मैं चरक को, आयुर्वेद को समझ पाऊँ। लेकिन फिर भी एक बालक हूँ, अदना सा बालक हूँ। ये मेरी जो कोशिश है चांद को पकड़ने की, चांद के प्रतिबिंब को पकड़ने की, और उससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों को ये बताने की कि चरक में क्या सामर्थ्य है, कितना महात्म्य है। तो मेरे इस कार्य में मुझे शक्ति प्रदान करे। इसी शुभ संकल्पों के साथ आज का हमारा जो विषय है उस पर आते हैं। So dear friends, today's our topic is Dhamasa. Yes, Dhamasa, the underused mystery drug, the underused great Tridosha Shaman drug. There are three drugs which are very close to my heart. One is Yashti Madhu, second is Dhamasa, and third is Amruta. Many of the other drugs like Yashti Madhu, Amruta are used by the Vaidyas in a large scale. Dhamasa is also used, but the extent to which Dhamasa is to be used or can be used is very less. So आज मेरी कोशिश है आपको कि धमासा के बारे में आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बातें बता पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा बातें आपसे शेयर कर सकूँ। धमासा फिर से एक माध्यम रहेगा, जैसे सीतोपलादी चूर्ण के बारे में बताया था कि सीतोपलादी चूर्ण एक माध्यम है। उस माध्यम से कल्प का अध्ययन किन किन एंगल से किया जा सकता है, उसकी एक दिशा दिग्दर्शन आपको किया था। ठीक उसी तरह आज मैंने 50 to 60% वो एस्पेक्ट्स कवर किए हैं कि जिस तरह से एक द्रव्य, एक ड्रग आयुर्वेद का किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है। मैं ये नहीं कहता कि मैंने बताई हुई मेथोडोलॉजी ही सही है, लेकिन इस मेथोडोलॉजी में बहुत सारी चीज़ें कवर की गई हैं। इसमें आप आपकी बुद्धि से, आपके अनुभव से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ये ध्यान रखना है कि जो मेथोडोलॉजी मैं बताने जा रहा हूँ, आप इसी मेथोडोलॉजी को पकड़कर फ़िलहाल चलें, और जैसे जैसे आपकी बुद्धि विकसित होते जाएगी वैसे वैसे आप उसमें खुद के अनुरूप परिवर्तन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं धमासा, एक द्रव्य, उसका अध्ययन किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले जिस चीज़ से हमें जो चीज़ मिल रही है ना, उसके प्रति ग्रैटिट्यूड कि धमासा, ये जो द्रव्य है, वनस्पति है, इसमें दिव्यता है, भव्यता है, रसायन है, उसमें गुरु तत्व विराजमान है, उसमें देव तत्व विराजमान है। तो उसको पहले वंदन कीजिए, नमन कीजिए भाव से कि विश्व के सभी धमासा की जातियाँ, प्रजातियाँ, आप में जो गुरु तत्व, गुण है, तत्व विराजमान है, उसका मेरा वंदन है। मैं आपका अध्ययन कर रहा हूँ। मुझे आप में जो जो अनूठी शक्तियाँ हैं, गुण है, उसे समझने की पात्रता मुझे दे। मैं आपका सही तरीके से इस्तेमाल अपने रुग्णों पर कर सकूँ, ऐसी सोच मुझ में विकसित करे। आपका एक्सप्लॉइटेशन न हो ज़्यादा, मैं आपको मिनिमम डोज में यूज़ कर सकूँ, ताकि आपको ज़्यादा पीड़ा ना हो सके, आपकी ज़्यादा हानि ना हो सके। इस प्रकार का भाव हर द्रव्य को इस्तेमाल करते वक्त पहले निर्माण करना है। द्रव्यों का अधिक इस्तेमाल करना भी तो हिंसा ही है, और हम पेशेंट को ठीक करने के लिए किसी दूसरे को पीड़ा देकर जब वो करते हैं तो उसका भी दोष हमें भी लगता है, पेशेंट को भी लगता है। इस दोष को पूरी तरह से निरस्कृत नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक ज़रूर कम किया जा सकता है। तो ये ग्रैटिट्यूड पहले किसी भी द्रव्य का अध्ययन करते वक्त आपको करना है। तो चलिए धमासा के बारे में बात करते हैं, किस तरह से अध्ययन करें। पहले देखिए कि कौन से गण में, कौन से महाकषाय में चरक ने इसका वर्णन किया है। तो हिक्का निग्रहण में आया है, कासहर में आया है, दुरालवा नाम से आया है।
तृष्णा निग्रहण में अर्शोग्न में आया है, धन्वयास नाम से आया है। तो किस पर्याय से, किस नाम से आया है वो भी ज़रा नोट करके रखिएगा, उसे बाद में हम देखेंगे उसका किस प्रकार से इस्तेमाल होता है। चरक सूत्र 25 पढ़ना ही है। अग्र संग्रह में वो द्रव्य आया है या नहीं, तो धमासा आया है। पित्त श्लेष्म प्रशमना नाम दुरालभा, इस नाम से पर्याय देखने हैं उसकी। पर्याय का अपना एक महत्व है, उसके ऊपर अनेक किताबें भी पब्लिश की हुई है कि पर्याय का क्या आकलन, क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। कुछ उदाहरण मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ। दुरालभा एक उसका पर्याय है, जो कठिनता से प्राप्त होता है वो दुरालभा। कितना सुंदर अर्थ है। तो धमासा लिखने की जगह जब यदि हम केस पेपर पर दुरालभा लिखेंगे, मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है, क्रोनिक डिजीज का पेशेंट है, उसको दुरालभा अधिक शंख भस्म अधिक सीतोपलादी ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं, तो वो जो भाव है ना वो भी उस द्रव्य में उतरता है लिखते वक्त, कि जब दुरालभा लिखेंगे तो कठिनता से प्राप्त द्रव्य है वो, तो कठिन से कठिनतम बीमारी नाश करने का उसमें सामर्थ्य है, ऐसा भाव हमारे में आएगा वो लिखते वक्त, वो सोच हमें आएगी। तो कैसे लिखना है उसका भी एक अपना विज्ञान है। फिलहाल के लिए इतना पकड़ के चलिए कि उसका अर्थ क्या क्या है। समुद्रांता उसका एक पर्याय है। अब वो द्रव्य कहाँ पर बनता है, उसकी उत्पत्ति कहाँ पर है, उस हिसाब से पर्याय दिया गया। समुद्र किनार प्रदेश पे, जो कि शार धर्म से प्रभावित है, तो इसका एक सीधा सा अर्थ ये भी निकलेगा कि उसमें शार धर्म का, क्षार का प्राबल्य होगा धमासा में। अब शारो ही याति माधुर्यम अम्ल उपसंहिता, ऐसा सिद्धांत दिया गया है हमारे इसमें, जिसके ऊपर एक पूरी पांचभौतिक चिकित्सा खड़ी की गई है कि क्षार और अम्ल का, क्षारधर्मी प्रकृति अम्लधर्मी प्रकृति, इन दोनों के सहयोग से माधुर्य कैसे निर्माण होता है आदि, बहुत विस्तार में है वो हम बाद में देखेंगे कि समुद्रांता या क्षार धर्म का उपयोग किस प्रकार से प्रैक्टिस में किया जा सकता है। गांधारी एक उसका अलग पर्याय है। गांधारी यानी जो गांधार प्रदेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, जहाँ पर उसकी उत्पत्ति ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार से उसके पर्याय के द्वारा उस द्रव्य का आकलन हो सकता है। गुण ये तो हम सब जानते हैं, तो तिक्त कषाय मधुर उसके रस है, शीत उसका वीर्य है, हालांकि एक दो निघंटु में उष्ण वीर्य भी बताया गया है। मधुर उसका विपाक है, एक निघंटु में कटु विपाक भी बताया है। त्रिदोषज्ञ उसका प्रभाव है। अभी ये बहुत ही अनूठी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चरक सूत्र स्थान के पहले अध्याय में मेरे ख्याल से 67वां श्लोक है, जहाँ पर किंचित दोष प्रशमनम किंचित धातु प्रदूषणम नाम की जो सूत्र है, उसके ऊपर चक्रपाणी की टीका है, उसमें वो कहते हैं कि प्रभाव भेदेन द्रव्य भेदा, उसमें दो प्रकार के द्रव्यों का एग्जाम्पल उन्होंने दिया गया है, एक है अमलकी का और एक है धमासा का। तो अमलकी को उन्होंने शिव बताया गया है क्योंकि वो त्रिदोष का शमन करती है। ठीक उसी तरह धमासा को भी शिव बताया गया है क्योंकि वो वात पित्त श्लेष्म हरि तीनों दोषों का शमन करने वाला है। तो जब चक्रपाणी जैसे विद्वान किसी द्रव्य का वर्णन एग्जाम्पल के रूप में प्रभाव भेद से दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों द्रव्य में उतना पोटेंशियल है कि वो अपने सिर्फ प्रभाव के बलबूते पर तीनों दोषों का शमन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर एक बात पर लॉजिक ही लगेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, नहीं तो फिर आप बोलोगे तिक्त है तो फिर वात प्रकोप होना चाहिए, शीत है तो कफ प्रकोप होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। प्रभाव एक अपने आप में अनूठी संकल्पना है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने प्रभाव से ही बहुत सारी काम कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो हम उसको ये नहीं बोल सकते कि उनके इस गुण के कारण ही ऐसा हो रहा है, इसके गुण के कारण। प्रभाव अपने एक द्रव्य का अपना स्वभाव हो सकता है, तो उसके ऊपर कभी हम बाद में आएंगे। फिलहाल आप इतना पकड़ के चलिए कि इसका प्रभाव त्रिदोष शमन है, जो चक्रपाणी दत्त जैसे प्रकांड पंडित विद्वान कह रहे हैं, तो इसका हमें इस्तेमाल हमारे प्रैक्टिस में ज़रूर कर लेना है। इस प्रकार से उसका एक बेसिक आकलन आपको द्रव्य गुण का हो जाने के बाद थोड़ा और डीप में जाएंगे हम उसके आपके लैटिन नेम, तो आपको लैटिन नेम सबको पता ही होने चाहिए कि फैगोनिया क्रेटिका है, एल्हेगी, कैमेलोरम है, और भी बहुत कुछ है। इसमें कुछ मतांतर भी है, लेकिन बेसिकली गुणकर्म सेम ही है, तो उसमें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी इंपॉर्टेंट थिंग ये है दोस्तों कि देह दोषादि अपेक्षया भेषज समीचीना योजना युक्ति तिष्ठति तिष्ठति ऊपर युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञान बताम सदा। ये कहा गया है कि द्रव्य ज्ञान, द्रव्य के गुण कर्म का ज्ञान होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा भीषक कौन है, तो युक्तिज्ञ, जो युक्ति जानता है, जो अनेक अनेक
डॉट्स उसने एकत्रित किए हैं पढ़ाई कर करके, उसको सही तरीके से जोड़ना जानता है और उसको सही तरीके से जोड़कर जो अपनी चिकित्सा में, व्यवहार में, अपने पेशेंट्स पर जो इस्तेमाल कर सकता है, वो युक्तिज्ञ भीषक श्रेष्ठ है। सिर्फ द्रव्यों का नाम रूप ज्ञान, कैसा दिखता है द्रव्य, उसके रस गुण वीर्य क्या है, विपाक क्या है, इसका रट्टा मारने से एक चिकित्सक निर्माण नहीं होता है, उसके लिए युक्ति की आवश्यकता होती है। तो आइए चलते हैं ज़रा दोष, धातु, मल, इसके ऊपर धमासा का क्या इफेक्ट है वो देखेंगे। इसके पहले बता दूं कि यदि हम सर्च करते हैं धमासा को तो ऑलमोस्ट 273 रेफरेंसेस मिलते हैं बृहत्त्रयी में। इसके 273 रेफरेंसेस सिर्फ धमासा के मिलते हैं कि कितने इसमें उसका प्रयोग किया जा सकता है, कितने व्याधियों में, कितनी अवस्थाओं में इसका वर्णन किया हुआ है। ऐसा यदि हम हर एक द्रव्य के बारे में आप करें, 50 द्रव्य पकड़ के चलिए, हम डिवाइन वैद्यता में करीब 30 द्रव्य ऐसे लेंगे जो बहुत ही अनूठे हैं, अलग है, रसायन गुण वाले हैं, जिसमें ज़्यादा मतभेद नहीं है, कंट्रोवर्सी नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है। ऐसे द्रव्य हम लेंगे और इस प्रकार से उनका अध्ययन करेंगे। ग्रंथ में कैसे दिया है, निघंटुओं में क्या बताया गया है, मॉडर्न पैरामीटर्स में क्या है, और अलग अलग व्याधियों में एग्जाम्पल्स के द्वारा भी उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो हर पॉसिबल वे से, जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, ये तीनों ही श्रेष्ठ मार्ग है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो हर एक उस माध्यम से हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं धमासा के ऊपर कि दोषों के ऊपर उनका क्या प्रभाव है। तो देखिए, वात के ऊपर धमासा का प्रभाव है कि वो गति नियंत्रण करता है। वात की गति बढ़ी हुई है तो उसे कम करेगा, अवसाद हुआ है, गति कम हुई है तो भी उसे नियंत्रित करेगा, समभाव पर उसे लेके आएगा। पांचों ही बातों के जो प्रकार है, प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान, उनकी गति को नियंत्रण करने का काम धमासा करता है। अनेक व्याधियों में गति बिगड़ती है। उदाहरणार्थ कास में प्राण उदान अनुगत होता है, ऐसा बताया गया है। तो कास में उस प्राण की गति अनुलोमित करने के लिए, फिर से पहले के जैसी करने के लिए भी धमासा का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे ही समान, अपान, व्यान के उदाहरण दिए जा सकते हैं जो हम बाद में देखेंगे। सारकिट्टम विभजनम उंडुकस्तम विभजते मलम मलधरा कला, ऐसा कहा गया है। तो मलधरा कला जो है वहाँ पर सारकिट्ट का विभजन होता है और ये अनेकों रेफरेंसेस से बताया जा सकता है कि ये जो पॉइंट है बॉडी में, कुक्षी का ये जो भाग है, ये और कोई नहीं बल्कि राइट इलियाक फोसा, सीकम है। तो सीकम में ये काम होता है और धमासा की स्पेसिफिक एक्शन जो है वो वहाँ पर होती है कि मलम मल विभजते कला। समान का वो क्षेत्र आता है, अपान का वो क्षेत्र आता है कि जहाँ पर स्थूल मल और मूत्र सेपरेट भी हो जाते हैं और आगे की गति भी उन्हें मिलने शुरू हो जाती है। ये दोनों एंड पॉइंट्स पे, ये दोनों स्टेजेस पर धमासा की एक्शन होती है। अब ज़रा धातुओं पर देख लेते हैं इन शॉर्ट क्या करता है धमासा। तो रस धातु पे गुण है उसके लघु रूक्ष, तो गौरव और स्निग्धता जो है रस धातु में वो कम करेगा। आलस्य जो है वो आ रहा है आपको, आप बड़ी सूची देख सकते हैं रस प्रदोषज विकारों की अश्रद्धाज, अरुचि, अस्य वैरस्य, रसाज्ञता, अरसज्ञता, गौरवम, इस प्रकार से जो बताया गया है उस हर एक स्टेज में यदि उसका संबंध गुरु गुण के साथ, स्निग्धता के साथ हो, मधुर रस के साथ हो, अम्ल रस के साथ हो, तो वहाँ पर गौरव, स्निग्धता, लाघव लाने के लिए, गौरव स्निग्धता कम करने के लिए, लाघव लाने के लिए धमासा का उपयोग किया जा सकता है। रक्त प्रसादक है धमासा, उच्च कोटि का रक्त शोधक है, रक्त प्रसादक है। तो ऐसी अवस्था है जहाँ पर रक्त प्रसादन की ज़रूरत है। कुष्ठ लीजिए, हाइपरटेंशन की कुछ कंडीशंस ले लीजिए, वहाँ पर उसका उपयोग किया जा सकता है। मेद और क्लेद कम करने वाला है। मज्जा के ऊपर उसका विशेष गामित्व है क्योंकि भ्रम ये उसकी अनेक फलश्रुतियों में आया हुआ है और मज्जा के क्षय के लक्षणों में, मज्जा दुष्टि के लक्षणों में भ्रम दिया हुआ है। उदक परिणमन, जो उदक वह स्रोतस है, ये शरीर के अंतर्गत जो उदक धातु है उसका परिणमन करने का काम भी धमासा बखूबी करता है। इसके बाद हम देखेंगे मल। तो मलों के ऊपर धमासा की क्या एक्शन है। तो जैसे कि मैंने बताया पहले ही कि मलम विभजते मलधरा कला, सीकम के ऊपर उसकी विशेष एक्शन होकर पुरुष के ऊपर उसकी प्रक्रिया
समझ में आ सकती है। अर्श में भी वो इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, अतिसार में भी इस्तेमाल किया गया है। गति को भी नियंत्रित करता है। शुष्क अर्श की गाढ़ वर्चस्व इस कंडीशन में भी उसको इस्तेमाल किया गया है। और रक्तातिसार, पित्तजातिसार में भी उसका इस्तेमाल किया गया है, गति नियंत्रित करता है इसलिए। मूत्रकृच्छ में भी इस्तेमाल किया गया है, प्रमेह में भी इस्तेमाल किया गया है। फिर से गति नियंत्रित करता है अपान के थ्रू, सो बैलेंस करता है। अति मूत्र प्रवृत्ति हो गई तो उसे नॉर्मल करेगा, बहुत ही कम होगी मूत्र प्रवृत्ति तो मूत्र का अनुलोमन कर कर मूत्रोत्पत्ति बढ़ाकर भी सारकिट्ट विभाजन के लेवल पे काम कर कर भी वो काम करता है। स्वेद, फिर से समान वायु जो है इसका एक अलग रेफरेंस है चरक चिकित्सा स्थान में कि स्वेद दोष अम्बुवाहिनी श्रोताओं से समधिष्ठिता अंतरग्नि पार्श्वस्थ। तो समान वायु जैसे कि हम जानते हैं अग्नि समीपस्थ तो है ही, आमाशय में तो उसका स्थान है ही, लेकिन स्वेद वह स्रोतस, दोष वह स्रोतस, अम्बु वह स्रोतस, यहाँ भी समान वायु विशेष रूप में अवस्थित रहता है। और धमासा जो है वो समान वायु को भी नियंत्रित करने वाला है। तो समान की अनेकों अनेक विकृतियों में, उदाहरणार्थ स्वेदावरोध के कारण जब हाइपरटेंशन होता है तो उस स्थिति में धमासा का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे अनेक अनेक विकृतियां हैं समान वायु की, उसका निदान संप्राप्ति जानना पहले ज़रूरी है, फिर धमासा को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है वो बिल्कुल आसान है। व्यान वायु की विकृति में भी, क्योंकि स्वेदाश्रुक प्रवर्तनम ऐसा शब्द आया है अष्टांग संग्रह में, व्यान वायु क्या करता है, स्वेद और अश्रुक का प्रवर्तन करता है। कितनी बड़ी बात है, किसी किसी का स्वेद तैयार तो हो रहा है बॉडी में लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, तो उस प्रवर्तन का जहाँ पर आवश्यकता है, बहुत सारी कुष्ठ की स्किन की डिजीजेस ऐसी होती है जहाँ पर रुक्षता होती है, शुष्कता होती है, स्वेद का प्रवर्तन ही नहीं हो पाता है, वहाँ पर इसको प्रवर्तन करने के लिए धमासा का यूज़ किया जा सकता है। त्रिभुवन कीर्ति और धमासा ये कॉम्बिनेशन बहुत सारे स्किन डिजीजेस में जहाँ पर स्वेद हानि है, स्वेद क्षय है, वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी युक्तियाँ हम लगा सकते हैं, लेकिन एक तरीका, एक प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद, एक बेसिक मेथोडोलॉजी किस प्रकार से द्रव्य का अध्ययन करना है, ये जब आपका तैयार हो जाता है उसके बाद अंदर से आइडियाज आना शुरू हो जाता है। तो फॉर्मूले के पीछे मत भागिए, जैसे रैंचो कहता है 3 इडियट्स में, कामयाबी झक मार के पीछे चली आएगी। सो लर्न, गो आफ्टर द मेथोडोलॉजी, गो आफ्टर योर पैशन एंड सक्सेस इज गोइंग टू कम श्योर शॉट। उसमें कोई इट्स मैथ्स, इट्स डेफिनेटली मैथ्स, 2 + 2 = 4। सही तरीके से स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ और अंत में वो थियरम जो है वो प्रूव होने ही वाली है। ठीक है, तो इस तरह से हमने दोषों पर उसका इफेक्ट देख लिया, धातु पर इफेक्ट देख लिया, मलों पर इफेक्ट देख लिया, कौन से गण में है, अग्रे में है, पर्याय क्या है, गुण क्या है, स्पेशल प्रभाव भेद क्या है, ये सब हमें देख लिया। अब ज़रा मॉडर्न की दृष्टिकोण पे से भी देख लेते हैं कि मॉडर्न में क्या अध्ययन हुआ है अब तक धमासा पर। ऐसा आपका भी काम है, जो भी कोई आप वनस्पति अध्ययन कर रहे हो, मान लीजिए हरितकी कर रहे हो, तो देखिए कि टर्मिनेलिया चेब्यूला इसका क्या रिसर्च हो रहा है फिलहाल। नेट पे जाके रिसर्च गूगल कीजिए, उसका PDF डाउनलोड कीजिए, देखिए क्या क्या रिसर्च हो रहा है। आयुर्वेद कहता है कि एकम शास्त्रम अधियानो न विद्यात् शास्त्र निश्चय। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से उसका क्या क्या अध्ययन हो रहा है ये जान लीजिए, इससे हमारे ही शास्त्र का उपब्रूहण होने में मदद होगी। एक द्रव्य को किस तरह से और इस्तेमाल किया जा सकता है, इसकी रीच आपकी बढ़ेगी। तो कभी भी कृष्णो ही लोको बुद्धिमताम आचार्य, भगवान चरक ही यही कहते हैं कि मेरा ही श्रेष्ठ है, मुझे ही सब कुछ आता है, मेरे एक ही गुरु है, मैं इन 2 ही गुरुओं से सीखता हूँ। ऐसा कभी मत सोचिए। सबसे बड़ा गुरु है चरक 1 नंबर का, और दूसरा सबसे बड़ा गुरु है गूगल। तो ये दोनों गुरु यदि आपके साथ है तो दुनिया के सभी गुरु आपने जीत लिए। तो इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना हमें सिर्फ आ जाना चाहिए। तो मॉडर्न के कुछ संदर्भ धमासा के जब मैंने देखे तो उसमें कुछ एक्शंस अच्छे लगे मुझे, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। कि एरिथ्रोपोइटिक एक्शन धमासा की मिली है, हीमोग्लोबिन उससे इंक्रीज होता है, एंटी एमेटिक एक्शन पाई गई है, एंटी पायरेटिक एक्शन एज कम्पेयर टू पैरासीटामॉल पाया गया है। कि आप एक ग्रुप को PCM दिया गया, एक ग्रुप को धमासा दिया गया 500 मिलीग्राम BD के डोज में, तो इट वॉज एज गुड एज पैरासीटामॉल। कैन यू इमेजिन? क्या हमें ज्वर के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है? लंघनम परम औषधम, ये तो औषध हमारे पास है ही ज्वर में, लेकिन धमासा जैसा भी द्रव्य हमारे पास है अभी। सिकल सेल थैलेसीमिया, सैल्मोनेला
टाइफाई में उसके लीव्स का एक्सट्रैक्ट यूज़ किया गया है। थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन पाई गई है। इन्फार्क्ट के पेशेंट्स में भी उसको यूज़ किया जा सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि कैसे उसमें थ्रोम्बोलाइटिक एक्शन तो है ही, और कैसे उसके अंदर का जो क्षार धर्म है, जो हमने पहले देखा था कि समुद्रांता पर्याय है उसका, तो उसके अंदर का जो क्षार तत्व है वो किस प्रकार से ये कार्य करने में मदद करता है। साइटोटॉक्सिक एक्शन, एंटी ट्यूमर एक्शन, पोटेंट एक्शन स्पेशली ऑन ब्रेस्ट कैंसर। स्नेक विनम, स्नेक बाइट पर भी उसकी कंपैरेटिव स्टडी हुई है एंटी सीरम से कंपेयर करके। इश्केमिक ब्रेन डैमेज, वहाँ पर भी उसकी एक्शन पाई गई है कि मज्जागामी होकर वो वहाँ पर स्रोतसों का मुख विस्फारण कर कर अपने मधुर विपाक से वहाँ पर इंद्रिय प्रसादन कर कर इस प्रकार का कार्य वो कर सकता है। तो ऐसा कुछ मॉडर्न अनुप्रेक्ष्य में देखा हमने। अभी ज़रा कुछ अलग अलग बीमारियों, व्याधियों के हिसाब से देखते हैं कि धमासा किस प्रकार से उपयुक्त होगा। तो सबसे पहले चलते हैं भ्रम। भ्रम के बहुत पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। वर्टिगो के पेशेंट्स आते हैं, मेनियर्स डिजीज़ के आते हैं, बेनाइन पोजिशनल वर्टिगो के आते हैं, बीपीवी, जो मॉडर्न में अनट्रीटेबल माने गए, उन्हें भी हम ट्रीट कर सकते हैं। संप्राप्ति पता होनी चाहिए। रजोपित्त अनिलाद भ्रमा कहा गया है। रजोपित्त और अनिल के कारण भ्रम होता है। उदावरत के कारण भी भ्रम होता है। पित्त वृद्धि के कारण हो सकता है, कफ क्षय के कारण हो सकता है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है हेतुओं के द्वारा किस कारण हुआ है, फिर उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अमूमन तौर पर धमासा के क्वाथ को मधु के साथ इस्तेमाल करने का चक्रदत्त में बताया गया है। लोलिम्बराज करके एक वैद्य हुआ है जिन्होंने वैद्य जीवन नाम का एक ग्रंथ लिखा है। 100 योग लिखे हैं उसमें। उनकी शैली भी बहुत अनूठी रही है लिखने की, कि उन्होंने बहुत ही लालित्यपूर्ण एक अलग ही लैंग्वेज में वैद्यों का द्रव्यों का वर्णन किया है। तो आप कभी पढ़िएगा, मज़ा आएगा आपको। तो साहित्य का भाग छोड़ दिए, उसमें जो विज्ञान है वो भी बहुत ज़रूरी है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ पर एक ब्रह्म के संदर्भ में वो कहते हैं कि ब्रह्मशाम्यंती गोविंद चरण स्मरणादिव, ब्रह्मशाम्यति गोविंद चरण स्मरणादिव, कि धमासा क्या करता है। तो बोले जैसे गोविंद श्री कृष्ण भव भव का भ्रम हरण करता है, वैसे धमासा ये लौकिक भ्रम का हरण करता है। तो उदाहरण भी कितना बखूब दिया है उन्होंने कि भव भव का हरण करने वाले गोविंद है जिस प्रकार, तो ये मामूली भ्रम जो है हमें हो रहा है आजकल इस दुनिया में, उसे हरण करना कोई बड़ी बात नहीं है धमासा के लिए। तो धमासा वैसा करता है। और लोलिम्बराज उसे घृत के साथ सेवन करने के लिए कहते हैं। तो भ्रम आइडेंटिफाई करना है आपको। फिर से वात प्रधान भ्रम, पित्त प्रधान भ्रम, ऐसा भी देखा जाता है प्रैक्टिस में। वात प्रधान भ्रम मतलब उसमें उसे लगता है उस व्यक्ति को कि वो स्वयं गिर जाएगा, स्वयं खुद को ही चक्कर आते हैं, वो वात प्रधान होता है। पित्त प्रधान भ्रम, उसमें एक्सटर्नल सराउंडिंग रोटेट होती है, ऐसा लगता है, आजू बाजू का जो परिसर है वो घूम रहा है ऐसे लगता है। तो फिर से इसमें अलग अलग हमें युक्ति लगानी होगी। वात प्रधान भ्रम है तो धमासा घृत के साथ, धमासा तेल के साथ इस प्रकार इस्तेमाल किया जा सकता है। पित्त प्रधान भ्रम है तो धमासा और यष्टि के साथ, धमासा यष्टि फांट के स्वरूप में, इस प्रकार की कल्पना यूज़ की जा सकती है। अम्लपित्त में तो धमासा इज अ ड्रग ऑफ चॉइस। ये आप समझ के चलिए आज अम्लपित्त के बारे में। वेरी नाइस कंसेप्ट आई एम गोइंग टू टेल यू। अम्लपित्त क्या है बेसिकली? इट्स अ काइंड ऑफ फर्मेंटेशन दैट इज हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। काश्यप संहिता में इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि दही के पात्र को यदि दही निकाल भी दिया जाए और कुछ दही शेष रह जाए उसमें, तो बाद में दूध डालोगे उसमें तब भी वो फट जाएगा। ठीक उसी तरह की संप्राप्ति लोगों में देखी जाती है कि अजीर्ण की संप्राप्ति होती है महीनों की, सालों की, इसलिए कुछ भी खाते हैं बाद में तो उसका अम्ली भवन ही हो जाता है, छर्दी के रूप में वो बाहर आ जाता है, अम्ल उद्गार आते हैं, इस प्रकार की संप्राप्ति दिखती है। तो इसमें सबसे पहले काम होना चाहिए वैद्य का लंघन देना, पाचन देना या उपवास कराना भला बल देखकर, और उसके बाद द्रव्य आते हैं। द्रव्य का नंबर सेकेंडरी है। पहले निदान परिवर्जन कीजिए, वमन कीजिए, वो जो पात्र है, वो जो वेसल है, वो जो आमाशय है, उसको शोधन कर दीजिए। वो जो जमा हुआ दही है सालों साल का उधर, उसे पहले स्वच्छ कर दीजिए, क्योंकि आप द्रव्य भी डायरेक्ट डालोगे तो उस द्रव्य का भी रूपांतरण दही में हो जाएगा। तो पहले उस दही को पहले बाहर निकालो, और फिर जो बचा कुचा 10-15% मल है, आम है, उसको वो द्रव्य काम करेगा। तो पाचन कीजिए, लंघन कीजिए, उपवास कीजिए अम्लपित्त में।
पहले, उसके बाद धमासा यूज़ कीजिए, अफलातून रिजल्ट्स आपको मिलेंगे उसमें। विशेषतः सामपित्त में, सामपित्त ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पर अम्लोदगार होता है, खट्टा पानी आता है, शिरशूल होता है, रुल्लास छर्दी जैसा लगता है, खट्टा पानी आते रहता है, आमाशय प्रदेश में शूल होता है। इस प्रकार के लक्षण जब होते हैं तो उसे सामपित्त जानिएगा। उसमें धमासा और पटोल ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि पटोल ये भी मधुर विपाकी है, रसगत आम का, रसगत पित्त का शमन करने वाला है। उसका गामित्व भी आमाशय प्रदेश पर आता है। निराम पित्त भी देखा जाता है बहुत बार। मराठी में हम बोलते हैं कि मळमळत है कि जळजळत है। तो जो मळमळत है मतलब सिर्फ नौशिया जहाँ पर होता है, पानी जब आता है, खट्टा पानी विशेषता जब आता है, तब वो साम पित्त की कंडीशन होती है। और बहुत से लोगों को सिर्फ जलन होती है, सीने में जलन, पेट में जलन, गले में जलन, इतना ही होता है, बाकी कुछ खट्टा पानी वगैरह नहीं होता है। तो वो रुक्ष पित्त की संप्राप्ति होती है या उष्ण पित्त की संप्राप्ति होती है। वहाँ पर आपको जिस प्रकार सिर्फ जल रहा है कुछ बाहर निसर्ग में, तो हम उस पर पत्थर मिट्टी डाल देते हैं या पानी डाल देते हैं, उससे भी वो शांति मिल जाती है। तो सिर्फ मधुर रसात्मक द्रव्य, मधुर मतलब क्या है, पृथ्वी प्लस जल ही है। तो सिर्फ यष्टि देने से, सिर्फ गैरिक देने से, सिर्फ घृत देने से वो उष्णता कम हो सकती है, सिर्फ गुलकंद देने से वो कम हो सकता है। साम पित्त के लिए कुछ अलग ट्रीटमेंट, पाचन वगैरह करना पड़ता है। तो हम जो व्यवहार में यूज़ करते हैं ना, कामदुधा सभी पित्त के कंडीशन में, प्रवाल पंचामृत सभी पित्त के कंडीशन में, ऐसा नहीं होता है। तो साम पित्त है, निराम पित्त है, उस प्रकार से पहला उसका डायग्नोसिस होना चाहिए। निराम पित्त है तो आप उसको कामदुधा आदि दे सकते हैं कि रुक्ष उष्ण तेज बढ़ा है तो, रुक्ष उष्ण गुण बढ़ा है तो। सामपित्त है तो उसको तिक्त पाचन, कभी कभी कटु पाचन, इस प्रकार से काम कर कर आगे उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तीसरी कंडीशन आती है छर्दी। छर्दी भी बहुत सारी इसमें मिलती है, गर्भिणी छर्दी दिखती है, वहाँ पर भी धमासा बहुत सुंदरता से काम करता है। GERD हो, LES हो यानी कि लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डिसऑर्डर हो। बहुत बार छर्दी जो लक्षण है ना, ये कफज कृमि के कारण दिखता है। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंटेशन कैन बी छर्दी बट निदान कैन बी कफज कृमि। दिखता है ऐसे, कृमि के कारण 20-25 लक्षण दिखते हैं जो बहुत ही अलग अलग होते हैं। हम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये कृमि के कारण हुआ है। तो ऐसी कंडीशंस जहाँ पर छर्दी भी है और निदान आपका कृमि की तरफ जा रहा है, तो वहाँ पर कृमि कुठार और धमासा इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देने से भी इफेक्ट मिलता है। उदावर्त, उदावर्त बहुत सारे डिजीज का कारण है। आप चरक चिकित्सा 26 में पढ़िएगा एक बार कि उदावर्त से क्या क्या होता है, मनोविकार तक उदावर्त से होना बताया गया है। तो ऐसी सभी कंडीशंस में धमासा का इस्तेमाल हो सकता है। उदावर्त और आधमान के पेशेंट्स वैसे भी आयुर्वेद वैद्यों के पास ज़्यादा आते हैं। मलावरोध के पेशेंट्स बोलिए, आधमान, गैसेस हो रहा है, सर पेट दुख रहा है, तो लोगों को ये पता होता है कि सिर्फ इसके दवा सिर्फ आयुर्वेद में है। तो इसके लिए आप उदावर्त ज़रूर पढ़िएगा। और उसमें भी धमासा बहुत ही सुंदर काम करता है। मनोविकार पे तो काम करता ही है, लेकिन वायु की गति अनुलोमन करने के कारण और मलम विभजते मलधरा कला, उस सीकम क्षेत्र पर काम करने के कारण उसका इस उदावर्त आधमान में विशेष उपयोग होता है। लैक्टोजन इंटॉलरेंस, ये बहुत दिख रहा है फिलहाल बच्चों में, दूध पचता नहीं है। बड़ों को तो बड़े भी ऐसे बहुत जिनको दूध पच नहीं रहा है। ऐसे बहुत पेशेंट्स आपके पास आएंगे जो बोलते हैं कि मुझे दूध नहीं छोड़ना है, दूध मुझे पीना ही है। तो लेकिन आप जानते हैं कि उसको दूध की वजह से ही तकलीफ हो रही है। तो फिर क्या करें इस स्थिति में? या किसी किसी को दूध देना ज़रूरी है बहुत, उसका भ्रूण करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके बॉडी में पच नहीं रहा है, तो ऐसे भी स्टेज में वो देना ज़रूरी है। तो ऐसा रस तरंगिनी करके एक ग्रंथ है सदानंद शर्मा का, वो लिखा हुआ है 20वीं शती में। लोगों को लगेगा वो रस शास्त्र का ग्रंथ है, लेकिन वो कोई पढ़ता नहीं है उसे। हालांकि उसके जैसा सुंदर ग्रंथ नहीं है मॉडर्न आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। इतना सुंदर वर्णन द्रव्यों का वहाँ पर किया गया है। जैसे मैंने मेरे पिछले एक पेप टॉक में बताया था, शुरुआत ही मैंने उससे की थी, कंदर्प कोकिल रस, जो कि हीरक भस्म का कल्प है। तो ऐसे बहुत सारे अनूठे फॉर्मुलेशंस उस रस तरंगिनी में हैं। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने मॉडर्न का बहुत सारी चीज़ों को कवर किया है, लेकिन अपना आयुर्वेद एंगल छोड़ा नहीं है। तो मॉडर्न का ज्ञान ज़रूर प्राप्त किया है, लेकिन उसको आयुर्वेद एंगल से पेश किया हुआ है। तो आप ज़रूर वो रस तरंगिनी पढ़िएगा। वहाँ पर लैक्टोजन इंटॉलरेंस, दूध पचने के लिए कुछ दवाई दी गई है, जिसमें आश्चर्य की बात तो है उन्होंने धमासा, शंख, सीचू ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन शहद के साथ बताया गया, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दूध के साथ ही बताया गया है। मतलब कॉन्फिडेंस देखिए उनका कि दूध पच नहीं रहा है फिर भी द्रव्य दे रहे हैं, और वो द्रव्य भी दूध के ही अनुपान से दे रहे हैं।
दैट इज़ द कॉन्फिडेंस। उस कॉन्फिडेंस से उन्होंने वो फॉर्मूला डिज़ाइन किया है। आगे चलते हैं पित्तज गुल्म शूल की तरफ। एंड अभी गुल्म जो कंडीशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा क्या गुल्म, क्या फालतूगिरी है, कौन सा गोला, ऐसा तो कोई पेशेंट आता नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, कभी भी आयुर्वेद को फालतू मत बोलिएगा। हम उसे समझ नहीं पाते, ये हमारी गलती है, बहुत बड़ी गलती है हमारी, बहुत बड़ी अम, हमारी बुद्धि की कमतरता है ये, कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो स्वयं को दोष दीजिए, स्वयं में इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि मैं कहाँ कम गिर रहा हूँ, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा हूँ इसे। तो आपको पता चलेगा कि गुल्म क्या है, तो आपको पता चलेगा चरक क्या है। तो गुल्म के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो शूल की कंप्लेन करते हैं। उदर शूल, आमाशय शूल होता है। कभी कभी बोलते हैं कि गोला यहाँ से वहाँ जाता है पेट में। कभी कभी कोई सिर्फ इन्फ्लेमेशन होता है वहाँ पर, और ये पेशेंट को धमासा से बहुत अद्भुत रिजल्ट आता है। कभी कभी हम ऐसे ही सोनोग्राफी कराने के लिए पेशेंट को भेज देते हैं, जस्ट टू चेक कि ये क्या देखते हैं सोनोग्राफी में। तो आता कुछ नहीं है, इतना ही लिख देते हो कि एब्डोमिनल वॉल थिकनिंग, एब्डोमिनल वॉल थिकनिंग इज सीन। उनको भी पता नहीं चल रहा है कि उसको निदान क्या करें, लेकिन हमें पता है कि वो गुल्म है। एब्डोमिनल वॉल थिकनिंग इज गुल्म। गुल्म इज नथिंग बट एन इन्फ्लेमेशन, एक शोथ है वो जीआई ट्रैक का। जीआई ट्रैक का कोई भी शोथ गुल्म है। ईसोफेजाइटिस गुल्म है, गैस्ट्राइटिस गुल्म है, अल्सरेटिव कोलाइटिस गुल्म है, ये सब गुल्म ही है। प्रेजेंटेशन गुल्म है, इसकी संप्राप्ति अलग अलग हो सकती है, फिर से मैं अलग बता रहा हूँ आपको। जब पेशेंट आएगा गुल्म लेके आपके पास, अल्सरेटिव कोलाइटिस या कुछ ऐसी चीज़ें, तो आप उसको गुल्म प्रोविजनल डायग्नोसिस कर सकते हैं, क्योंकि एनी इन्फ्लेमेशन इन जीआई ट्रैक्ट इज गुल्म। और बाद में आप उसका एक्चुअल डायग्नोसिस जब करेंगे तब वो संप्राप्ति आप उसकी लगा सकते हैं। तो वो संप्राप्ति में गुल्म स्वतंत्र या परतंत्र है वो समझेगा, या गुल्म प्रेजेंटेशन हो सकता है और उसका कार्य भाव, कार्य कारण भाव कुछ अलग हो सकता है। तो इस प्रकार से हमें अध्ययन करना है उसका। आगे आते हैं ग्रहणी के ऊपर। तो ग्रहणी में टैग लाइन क्या है? मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम, ये उसकी टैग लाइन है। मतलब ये कंडीशन ग्रहणी में देखी जाती है बेसिकली। तो उसमें आप ग्राही भी नहीं दे सकते, और अनुलोमन भी नहीं दे सकते, स्तंभन भी नहीं दे सकते, और विरेचक भी नहीं दे सकते। तो क्या करे ग्रहणी में? अग्नि दीपन करे, समान गति को अनुलोमित करे, ये आपका काम है। तो ये धमासा से बहुत अच्छी तरह से होता है। पाठा, विश्व, मुस्ता, अतिविषा आदि अनेक द्रव्यों के कॉम्बिनेशन से वो सुंदर काम हो सकता है। आईबीएस के पेशेंट्स आते हैं बहुत सारे, जिनमें मानसिक हेतु होता है, ओजक्षय दिखता है, लीन पित्त की संप्राप्ति होती है, पूर्व गोबर कामला आदि व्याधियों के कारण, उष्णता के कारण, शैथिल्य के कारण ग्रहणी का सामर्थ्य कम हो जाता है। ग्रहणी वैसे भी दौर्बल्य की बीमारी है। ग्रहणी इज मोर ऑफ अ एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी रादर देन फंक्शनल। सो धीरे धीरे ग्रहणी जो है वो फंक्शनल एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आपको समझना है कि किस प्रकार से आईबीएस को कंडीशन को देखा जाए। तो वहाँ पर भी धमासा का इस्तेमाल किया जा सकता है यदि ये सब हेतु मिलते हैं, और धमासा के गुणधर्म जो हमने अभी देखे उस हिसाब से वो यदि काम कर रहा है तो। उसके बाद आता है अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बीच में एक पेशेंट था अल्सरेटिव कोलाइटिस का, जिसमें रक्त प्रवाहन हो रहा था, तो मैंने उसे नाक केशर यष्टि मधु ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन दिया बेसिक संप्राप्ति देखकर, लेकिन रिलीफ कुछ भी नहीं मिला। तो सेकंड टाइम आया तो उसका और डिटेल से संप्राप्ति ली, तो समझ में आया कि ये सालों साल का अजीर्ण है। इसी के कारण साम पुरुष है, और साम पुरुष का प्रवाहन होने के कारण अल्सर हो रहे हैं, उसी के कारण ब्लीडिंग हो रही है। तो पता है उन्हें क्या दिया गया? उन्हें दिया गया सज्जिक क्षार और धमासा। धमासा में ऑलरेडी क्षार तत्व विराजमान है। राजनिघंटु कहते हैं कि क्षारो अम्लिकम यथा। ये अब तक मैं समझ नहीं पाया कि उसमें क्षार और अम्लिका ऐसे दोनों गुणधर्म कैसे है। वो समुद्रांता बताया गया है कि समुद्रांता है तो उसमें क्षार धर्म है, लेकिन उसमें अम्ल धर्म भी है, इसीलिए वो शायद त्रिदोष शमन कर रहा है। धमासा से शर्करा भी निकाली जाती है, यवाश शर्करा जिसे बोलते हैं, यहाँ से शर्करा। तो वो शर्करा
उससे निकाली जा रही है, इसका मतलब उसके अंदर माधुर्य है, इसलिए तो उसका मधुर विपाक आ रहा है। और उसके अंदर से सज्जिक क्षार भी निकाला जाता है, ये रसतरंगिणी में दिया गया है शूद्र धमासा से। यानी उसके अंदर क्षार धर्म भी है, वो लेखन भी करेगा, अपतर्पण भी करेगा और संतर्पण भी करेगा। ऐसा ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन धमासा के अंदर विराजमान है। तो ऐसा कोई दूसरा द्रव्य है जिसमें क्षाराम्ल का कॉम्बिनेशन भी है, जो संतर्पण में भी यूज़ हो रहा है, जो अपतर्पण में भी यूज़ हो रहा है, जो रसायन गुणधर्म का भी है, जो त्रिदोष प्रशमन भी है? ऐसा शायद ही कोई दूसरा द्रव्य मिलेगा। इसीलिए मैंने टाइटल दिया कि धमासा वन ऑफ द मिराकुलस ड्रग, या धमासा वन ऑफ द मोस्ट अंडर यूज्ड त्रिदोष शमन ड्रग। तो ऐसा उसमें सामर्थ्य है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट को धमासा का ये लॉजिक यूज़ कर करके कि उसमें क्षार धर्म भी है और उसमें अम्ल धर्म भी है, वो गति को अनुलोमन भी करेगा और मधुर विपाक के कारण बल हानि भी नहीं होने देगा। तो इस प्रकार अल्सरेटिव कोलाइटिस में उसने सब फंक्शंस वहाँ पर कवर किए। मल का अनुलोमन भी कर दिया, स्थानिक पाचन भी कर दिया, सज्जिक क्षार उसका क्षार होने के कारण बल हानि भी नहीं होने दी, और रक्त का स्तंभन भी हो गया उसके तिक्त रस के कारण। तो ऐसा होता है। अर्श में जैसे मैंने बताया कि अर्श में भी, शुष्कार्श में, गाढ़ वर्चस की कंडीशन में खास करके उसका उपयोग आया है धमासा का। मलम विभजते मलधरा कला, सीकम के ऊपर उसकी एक्शन होती है। अर्श में दुष्पर्शकेन बिल्वेन यवान्या पाठा यवान्या नागरेण वा एकेकेन अपि हंति रुजा पाठा संयुतम, ऐसा बताया गया है। तो पाठा धमासा ये कॉम्बिनेशन खास करके बहुत सुंदर काम करता है। जबकि सीकम की कोई संप्राप्ति हो, गाढ़ वर्चस की कोई संप्राप्ति हो, तो पाठा ये विलयन का काम करता है। रक्त का जो विलयन, रक्त जो वहाँ पर रुक गया उसको विलयन करता है, और धमासा जो है वो गति को अनुलोमित करता है। तो ऐसी जहाँ जहाँ पर कंडीशंस अर्श में आएगी या अन्य व्याधियों में आएगी, वहाँ पर धमासा का यूज़ किया जा सकता है। इवन अन्य कंडीशंस भी बॉडी में जहाँ जहाँ पर ऐसी होती है कि जहाँ पर रक्त के कारण अवरोध हुआ है, वहाँ पर भी पाठा धमासा मिश्रण काम करेगा। तो आप सोचिए आप इसका स्पेक्ट्रम कितना बढ़ाया जा सकता है। जो पेशेंट्स इस्कीमिया के हैं, हार्ट डिजीज़ के हैं, जिनको इन्फार्क्ट हुआ है, 70-80% ब्लॉकेजेस है, वहाँ पर भी यदि आप पाठा धमासा कॉम्बिनेशन को यूज़ करोगे, खास करके मैं यूज़ करता हूँ स्थिरा क्षीरपाक के साथ। स्थिरा शालीपर्णी, इसका वर्णन आया है हृदयगत वात में। हृदयगत वात शमन में स्थिरा को अग्रगणी स्थान दिया गया है। तो उसके साथ यदि आप धमासा पाठा का मिश्रण यूज़ करो और अभ्रक भस्म के साथ उसे यूज़ करो, तो बहुत सुंदर रिजल्ट्स इश्केमिक पेशेंट्स में, एमआई के पेशेंट्स में, जो एमआई में लैंड हो सकते हैं, ऐसे पेशेंट्स में आपको दिखता है। फिर से फॉर्मूला मत लीजिए मुझसे, सोच लीजिए। ये सोच को आप अपने तरफ से उसको फ्लेवर दीजिए, अपने आपके हिसाब से उसको कैनवास पे पेंट कीजिए, और फिर जो पिक्चर तैयार होगा आपके माइंड में, उसके हिसाब से उसको अनेकों अनेक व्याधियों में इस्तेमाल कीजिए। आगे बात करते हैं नेत्र विकार की। वहाँ पर उसका बहुत सुंदर रोल है धमासा का। एक पेशेंट आया था जिसे एक 1.25 महीने पहले ज्वर हुआ था और कुछ अम्लपित्त की शिकायत थी, तो उसे धमासा यष्टि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन मैंने दिया। वो फिर से 3 दिनों के बाद आया, बोले सर आपके वो दवाई से ये पचन तो अच्छा हो गया है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है। बोले अभी चश्मे से मेरे ठीक से नज़र नहीं दिख रही है, मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो मैंने उससे बोला ऐसी बात है तो फिर एक बार ऑप्थेल्मो का ओपिनियन ले लीजिए आप। तो फिर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गया, तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने उसे कहा कि तेरा नंबर कम हो गया है, इसलिए तुझे ठीक नहीं दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों कैसा होता है, कैसे आयुर्वेदिक संप्राप्तियाँ कार्य करती है। द्रव्य उसको मैंने दिए थे पाचक पित्त पर काम करने के लिए, पाचन के हिसाब से, और उसका इफेक्ट आलोचक पित्त पे दिखा, क्योंकि प्रधान पित्त कौन सा है, पाचक पित्त, और उसने इमीडिएट इफेक्ट आलोचक पित्त पे दिखाया और दृष्टि में उसके सुधार आया। तो ऐसे प्रकार से होता है। इसको मैं बोलता हूँ आयुर्वेद के पॉजिटिव साइड इफ़ेक्ट्स। एक चीज़ ठीक करने गए, दूसरे को बाकी ठीक कर लिया। ऐसा सिर्फ आयुर्वेद के साथ ही होता है कि इट हैज़ मोर देन वन इफेक्ट्स। बहुत सारे पेशेंट को एक चीज़ के लिए हम दवाई देते हैं, वो आकर कहता है सर मेरे बाल भी काले होने लग गए। तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। नो अदर पैथी कैन डू दिस, इट्स अनपैरेलल। मुखपाक में धमासा का बहुत सुंदर रोल है।
मुखपाक अगर क्रोनिक हो ना दोस्तों, तो उसमें बोधक कफ की दुष्टि ज़्यादा होती है रादर देन पित्त की दुष्टि। तो बोधक कफ की दुष्टि अभी रसमल कफ कहा गया है, तो रसमल कफ होने के कारण बोधक कफ की दुष्टि, अग्निमांद्य, ऐसा कुछ प्रकार का चित्रण मिलता है। और ऐसी स्टेज में धमासा को इंटरनली भी लेना, धमासा का गंडुश करना, ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। हमें दीक्षित सर ने एक केस बताई थी मुखपाक की, कि उनको ही दीक्षित सर जो कि गोवा में बहुत बड़ी प्रैक्टिस करते हैं आयुर्वेद की, उनसे ही हमने धमासा बहुत हद तक सीखा है। तो उन्होंने हमें बताया था कि उन्हें एक बार मुखपाक हुआ था, 1 महीने से मुखपाक था, मुखपाक जा ही नहीं रहा था। कौन सी भी दवाई ले लो, कामदूधा ले लो, कुछ भी ले लो, मॉडर्न की ले लो। तो वो कोल्हटकर सर के पास गए। कोल्हटकर सर वन ऑफ द लेजेंड्स इन आयुर्वेद, जिनके कारण आयुर्वेद की परंपरा चल रही है आज। तो वो उनके पास गए और उनको पता है ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कोल्हटकर सर ने उन्होंने क्या दवाई दी होगी पता है? त्रिभुवन कीर्ति। जी हाँ दोस्तों, त्रिभुवन कीर्ति उन्हें लेने के लिए बताया। अब पहले के शिष्य जो थे वो गुरु जैसा बोलते थे वैसा करते थे, विदाउट अ क्वेश्चन, विदाउट अ डाउट। तो इन्होंने क्वेश्चन भी नहीं किया कि ऐसा क्यों लूँ मैं। गए और त्रिभुवन कीर्ति लिया उस दिन रात को, और अगले दिन जो छाले थे वो पूरे के पूरे चले गए थे। व्हाट लॉजिक! लॉजिक था ज्वर, जो 1 महीने पहले उन्हें हुआ था दीक्षित सर को। तो शेष दोष, लीन दोष रह गए थे बॉडी में, उनका पूरी तरह से पाचन नहीं हुआ था, जिसके कारण वो मुखपाक के स्वरूप में व्यक्त हो रहे थे। तो त्रिभुवन कीर्ति जैसा वीर्य प्रधान औषधि दी गई और उसने इंस्टेंटली वो दोषों का पाचन कर दिया और मुखपाक इमीडिएटली कम हो गया। तो इस प्रकार का कुछ मैजिक होता है। शिरशूल में भी धमासा का इस्तेमाल होता है। आतप सेवन के कारण, रक्त दुष्टि के कारण, बहुत बड़ी जर्नी होने के कारण यदि शिरशूल हो रहा है तो कास में बहुत ही सुंदर इसका उपयोग होता है। कास को यदि आप देखो दोस्तों, तो शुष्क कास में इसका बहुत बेहतरीन उपयोग किया जा सकता है। कुछ कंडीशंस अभी आती है कास की, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिसको रिएक्टिव इओसिनोफिलिया करके दिखाई देता है, उनका कास ठीक ही नहीं हो रहा होता है। तो जनरल रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो उसमें रिएक्टिव इओसिनोफिलिया दिखता है। अब रिएक्टिव इओसिनोफिलिया मॉडर्न भी मानता है कि ये कृमि के कारण हो रहा है, लेकिन मॉडर्न वाले भी उसे कृमि का कोई ट्रीटमेंट नहीं देते, ये अचरज की ही बात है एक। लेकिन आयुर्वेद में ये शुष्ककाश लक्षण जो हो रहा है, रिएक्टिव इओसिनोफिलिया जो हो रहा है, वो कृमि के कारण हो रहा है। ये जब हम जानते हैं तो उसे कृमि कुठार, कर्कट श्रृंगी, धमासा, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देने से वो सालों साल का शुष्ककाश कम हो जाता है। तो संप्राप्ति बहुत ज़रूरी है। फिर से हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन बहुत कारणों के कारण होता है। रसदुष्टि के कारण हो सकता है, रक्त दुष्टि के कारण होता है। विधिशोणिति आप पढ़िए इसके लिए, चरक सूत्र 24, वहाँ पर मदमूर्छा, संन्यास आदि की संप्राप्ति दी गई है, वो सब HTN से मैच करती है। स्वेदावरोध मैंने पहले भी बताया, स्वेदावरोध के कारण भी HTN हो सकता है। स्वेद का इतिहास हर पेशेंट में लीजिए, स्वेद प्रवृत्ति अच्छी है, कम है, सीजनल कैसी वेरिएशन है, खाने के साथ स्वेद का क्या संबंध है, इस प्रकार से, तो उससे भी आपको अलग अलग उत्तर मिलेंगे। मदात्य में तो होता ही है कि अल्कोहलिक पेशेंट में HTN होता ही है, तो वहाँ पर भी धमासा का शारो अम्लिकम यथा, इस प्रकार से धमासा का इस्तेमाल ना ही HTN ठीक करने के लिए, अपितु मदात्य मद्य का जो एडिक्शन लगा हुआ है उसे कम करने के लिए भी धमासा फांट, धमासा जटामांसी फांट, ये बहुत सुंदर काम करता है। आपके कोई मदात्य के पेशेंट्स होंगे तो आप उसको ब्लाइंडली धमासा, उशिर और जटामांसी ये फांट इस्तेमाल करके देखिए, और इसी फांट को जब तैयार करोगे तब उसी का ही नस्य करीब 6-6 बूंद दोनों नाक में डालने के लिए कहिए। मैं फॉर्मूला के विरोध में हूँ हालांकि, क्योंकि संप्राप्ति मेन होती है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो आप बिंदास विदाउट मच नॉलेज ऑफ आयुर्वेद भी आप यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अच्छा क्वालिटी का धमासा चाहिए, अच्छा क्वालिटी का उशिर और जटामांसी। नेक्स्ट चलते हैं मन के ऊपर। तो मन, धमासा जो है अनुलोमन करने वाला, अनुलोमन मतलब क्या, सिर्फ पेट साफ करने वाला मतलब अनुलोमन नहीं। तो जिसकी जो गति है उसकी वैसी गति कर देने वाला अनुलोमन होता है। जैसे प्राण की गति अधो है तो प्राण ऊपर जाने लग गया तो वो उसकी विकृत गति हो गई, विलोम गति हो गई, उसको अनुलोमन करना प्राण का अनुलोमन है। उदान की ऊर्ध्व गति है नेचुरली, उसको नीचे की ओर गति करना, हो जाना, ये उसकी विकृत गति है। तो जिसकी जो गति है उसको उस गति में लेके आना, ये उसका अनुलोमन होता है। तो वैसी जहाँ जहाँ पर गतियाँ बिगड़ी हुई है, ये दिशा का इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ दिशा इन आयुर्वेद। पदार्थ विज्ञान में आप सीखते हो ना, तो ये दिशा का विज्ञान है कि कहाँ पर कैसी दिशा बिगड़ी हुई है, उस हिसाब से उसको ट्रीट कीजिए।
जैसे रक्तपित्त में भी हम देखते हैं ना कि ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन दीजिए, तो इसमें दिशा का विचार करके दिया हुआ है कि ऊर्ध्व रक्तपित्त है, उसका दिशा भेद कर दीजिए, ऊपर से जाने वाले को नीचे से आप मार्ग उसको दे दीजिए, तो वो अपने आप स्टेबल हो जाएगा। तो ऐसा अनेक अनेक जगहों पर किया गया है। तो मन में प्राणवायु का जो फंक्शन बताया गया है, रुद्र इंद्रिय चित्त ध्रुक, तो सब उसका धारण करने वाला, हृदय को, चित्त को, इंद्रियों को करने वाला है। तो जब भी प्राण की गति बिगड़ती है अनेक अनेक हेतुओं से, आप वो वाग्भट निदान स्थान 16वें अध्याय में पढ़िएगा कि प्राण किसकी वजह से बिगड़ता है, समान किसकी वजह से, उदान किसकी वजह से। तो वो हेतु निदान परिवर्जन कर कर यदि आप धमासा का या अन्य कोई मन पर काम करने वाले द्रव्य जैसे आभ्रक, रौप्य हो गए, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतना मैंने बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग दे दिया है कि धमासा या कोई भी द्रव्य को किस एंगल से पढ़ाई की जाए। अब मैं चाहता हूँ कि आप ये होमवर्क करें कि आपका जो भी कोई फेवरेट द्रव्य होगा, कोई भी, मान लीजिए यष्टि मधु है, अमृता है, सारीवा है, उसको मैंने जो जो एंगल्स बताए, एस्पेक्ट्स बताए, उसमें से आपको जो एस्पेक्ट्स अच्छे लगे उस फॉर्मेट में लिखिए और एक बड़ा फुल स्केप लीजिए, जो ये रहता है ना ड्राइंग शीट, उसमें लिखिए, सर्कल्स बनाकर, ट्राइंगल्स बनाकर। आपको पिक्चर्स पसंद है तो वहाँ पर पिक्चर लगाइए नेट पे से निकाल कर उसका, एक द्रव्य का, और अलग अलग एरोज यूज़ करके, अलग अलग स्केच पेन्स यूज़ कर करके कौन से गण में वो आया है, उसके गुण क्या है, मॉडर्न में उसका रिसर्च क्या हुआ है, कौन से व्याधियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, धातुओं पे एक्शन क्या होगी, मल पे क्या होगी, इस प्रकार से आप उसको चित्रित कीजिए। सिर्फ एक ही बुक पर निर्भर मत कीजिए। सिर्फ प्रियव्रत शर्मा को पढ़ना गलत है, सिर्फ अन्य किसी पुस्तक को पढ़ना गलत है। सबका अपनी अपनी जगह पे थोड़ा थोड़ा सही होता है। कोई व्यक्ति पूरी तरह से सही नहीं होता, कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत नहीं होता। तो हर एक में से अच्छा लीजिए, जो समझ में नहीं आ रहा है उसे फ़िलहाल छोड़ दीजिए, जो गलत लगता है उसे ग्रहण ही मत कीजिए। तो इस प्रकार से आप चलिए और आपका बहुत ही सुंदर अध्ययन होगा। ये 30 दिन जो हम डिवाइन वैद्यत्व में देने वाले हैं, हम 30 द्रव्य यहाँ पर सीखेंगे। मैं करीब 20 द्रव्य आपको बताऊंगा, उसके बाद आपका ही ये टास्क रहेगा कि 10 द्रव्य आप में से ही उसमें से कुछ बताएंगे मुझे, और उसको एक प्राइज़ भी दिया जाएगा जो सबसे खूबसूरत एक द्रव्य का प्रेजेंटेशन देगा। तो ऐसा हम काम करने वाले हैं। और आप सोचिए क्या द्रव्य हमारे तैयार होंगे। सिर्फ 30 द्रव्य पर हम पूरी ज़िंदगी भर प्रैक्टिस कर सकेंगे, क्योंकि वो इतने डिटेल में और इतने अवस्थाओं में हमने सीखा हुआ रहेगा कि हमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दैट इज़ द रियल ब्यूटी। हज़ारों द्रव्य लेकर तो कोई भी चिकित्सा करेगा, मज़ा तो तब है कि 30 को ही प्रॉपरली यूज़ करो। मैंने कल ही एग्जाम्पल दिया था, सुरानी सरकार सिर्फ 3 द्रव्य इस्तेमाल करते थे, लेकिन विवेक बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि इतनी थी, अंशांश कल्पना का इतना ज्ञान था कि कौन से द्रव्य को कौन से अनुपान से कौन से काल में यूज़ करना है वो भली भांति जानते। तो हमें ऐसा वैद्य होना है कि जो द्रव्य को मात्रा भी जान पाए, उसका काल भी जान पाए, उसको ग्रैटिट्यूड से नमन भी कर दे, हर एक एस्पेक्ट उसका कवर कर ले, ताकि वो द्रव्य काम करेगा ही करेगा, बॉडी के अंदर 100% काम करेगा। इस प्रकार से इस लेवल का वैद्य हमें होना है। आपको यदि कोई भी द्रव्य प्योरेस्ट फॉर्म में चाहिए है, धमासा चाहिए, धमासा की टैबलेट्स चाहिए, हम धमासा की टैबलेट्स बनाते हैं 3 भावना 7 भावना देकर, तो भी आप मुझे बोल सकते हैं, मैं आपको वो भेज सकता हूँ। ये कोई मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ अपने चीज़ की, सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि जो भी लो, क्वालिटी मेडिसिन लो। अगर आपके पास हरभजन सिंह है तो आप मैच कैसे जीतोगे? तो आपके पास विराट कोहली चाहिए। तो भले ही मुझसे मत लो, लेकिन आइडेंटिफाई द सोर्सेस। 30 द्रव्य है, 5-6 से लोग आइडेंटिफाई करो जो अच्छा बनाते हैं, द्रव्य को अच्छी तरह से कलेक्ट करते हैं, उनके पास से लो। और आपको कहीं मिलता नहीं है तो डायरेक्टली मुझे बोलो, मैं आपको जितना चाहिए उस क्वांटिटी में कोई भी द्रव्य, उसकी टैबलेट होगी तो टैबलेट फॉर्म में वो आपको मैं दे सकता हूँ, या मेरे पास नहीं होगा तो किसी अन्य सोर्स का आपको रेफरेंस दे सकता हूँ। ओके, सो विद दैट वी एंड दिस ब्यूटीफुल चैप्टर ऑफ धमासा। आप धमासा से प्यार करो, धमासा आपसे प्यार करे, यही इच्छा रखता हूँ और आज का पेप टॉक खत्म करता हूँ। थैंक यू।